हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी हैक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो स्ट्रेटजी से रिलेटेड होगी। जो बच्चे गलतियां करते हैं वो बच्चे गलतियां ना कर पाएं, ये सी मैं इस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो बनाने जा रहा हूं। और इसमें मैं आपको उन पॉइंट्स को डिस्कस करूंगा जो नॉर्मली जो बच्चे फ्रेशर हैं वो भी गलतियां करते हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो भी गलतियां करते हैं, जिनकी तैयारी हो चुकी है वो भी करते हैं, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड ये वीडियो रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज डॉक्यूमेंट्स और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मेडिकल के रिलेटेड होंगी। ठीक है, मेडिकल से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड और प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बात करेंगे। सबसे पहले हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स में आप सभी लोगों को अभी पता चल गया होगा, ओबीसी, एससी, एसटी, इन सब के जो सर्टिफिकेट बनेंगे वो यूपीपीआरबी से जो आपने पूरा डाउनलोड कर रखा है उसको देख लेना। वो प्रारूप लिखा हुआ है उसमें, ये बात बहुत ही ज़्यादा नोटिसेबल है कि उसमें प्रारूप लिखा हुआ है। प्रारूप 1, प्रारूप 2, प्रारूप 3, ये सारे प्रारूप लिखे हुए हैं। लास्ट में दिख जाएगा आपको, पूरी जो पेज डाउनलोड करोगे 26 पेजेस का है। और आपको डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओ, वहाँ जाके ज्वाइन करो। मैंने सीधे वो यूपीपीआरबी का पूरा 26 पेजों को डाउनलोड करके रख रखा, 26-27 पेज होंगे समथिंग। तो उसमें प्रारूप का क्या मतलब है? तो उसमें प्रारूप का ये मतलब है कि प्रारूप के तरीके से ही आपको अपने डॉक्यूमेंट्स बनवाने हैं। अगर आप उससे अलग तरीके से बनवा लेते हो, जैसे बहुत सारे जिलों में डीएम वगैरह के सिग्नेचर हो जाते हैं, डीएम के सिग्नेचर करवा लेते हैं और डोमिसाइल बनवा लेते हैं, तो ये मान्य नहीं होगा, ये काट दिया जाएगा आपका, मान्य नहीं होगा। फिर वहाँ जाकर रोते मत रहना कि भैया ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गया। तो यानी प्रारूप उन्होंने फॉर्मेट दे रखा है, प्रारूप का मतलब एक फॉर्मेट दे रखा है, उस फॉर्मेट से डिजिटली साइन होकर ही आपके डॉक्यूमेंट्स जो है वैलिड माने जाएंगे। ठीक है, पहला पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया। और डॉक्यूमेंट्स में रिलेटेड आपको क्या करना है, इसमें आधार कार्ड अगर मैं इसमें आपका नेम, डीओबी, फादर्स नेम, किसी में भी कुछ भी गड़बड़ है, स्पेलिंग में गड़बड़ है तो सब जाके संभालवा लो। अभी बाद में दिक्कत होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत हो जाएगी, बाहर कर दिया जाओगे, छांट दिया जाओगे, उस बच्चे को ले लिया जाएगा, सब कुछ क्लियर है, समझ गए, बाद में रोते रहोगे। ये तो हो गई मेन चीज़। और इसमें अगर आप डीएल बनवा सकते हो तो बनवा लो, वैसे कोई ज़रूरत नहीं है पर बनवा लो इसे, डीएल को। ठीक है, ये तो हो गई डी। और मेडिकल की बात हम इसमें करेंगे। मेडिकल की क्या बात करेंगे, ठीक है, मेडिकल की क्या बात करेंगे। तो मेडिकल में सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हाइट जो मांगी गई है, नॉर्मली 168 सेंटीमीटर मांगी गई है। ठीक है, 168 सेंटीमीटर ओबीसी, एससी, एसटी। ठीक है, एसटी को नहीं है भैया इसमें, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 160 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार आप और ढंग से देख लेना पैसे, 168 सेंटीमीटर। अब मैं इसमें मेन चीज़ क्या बताना चाहता हूँ, मेन चीज़ बस इसमें ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे बच्चों की हाइट 167 बैठती है, तो वो घबराए ना और डरे ना, क्योंकि 167 सेंटीमीटर बैठती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग अच्छे होते हैं, वो कभी कभी सेलेक्ट भी कर लेते हैं 167 सेंटीमीटर का भी। पर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जिन बच्चों की हाइट 167 सेंटीमीटर, वो थोड़ी रनिंग करना शुरू करें, फैट को लॉस करें और अपनी थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, जिससे कि उनकी 1 सेंटीमीटर हाइट बढ़ जाएगी, जिससे उनका बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। 1 सेंटीमीटर हाइट उनकी बढ़ जाएगी। और हाइट को जो नपवाएं तो एकदम स्ट्रेट खड़े होकर इस तरीके से नपवाना होता है। ठीक है, इस तरीके से खड़े हो, इस तरीके से पहले पूरा स्ट्रेच हो जाए, पीछे को पंजे मिला के और इस तरीके से हो जाए थोड़ा सीधे, तो उन्हें लगेगा नहीं कि आप स्ट्रेच हो रहे हो। तो 168 सेंटीमीटर आपकी आराम से बैठ जाएगी। और अगर नहीं भी बैठ रहे तो थोड़ा स्ट्रेच करो, 1 महीने का वक्त है। और जिन बंदों का फैट ज़्यादा है वो अपना फैट लॉस कर लें, क्योंकि रनिंग आपसे फिर होगी नहीं। ठीक है, ये तो हो गई मेडिकल वगैरह की, ये रनिंग वगैरह से चीज़ से रिलेटेड। और इसमें आता है प्रिपरेशन से रिलेटेड, भाई इंपॉर्टेंट चीज़, क्योंकि प्रिपरेशन आप नहीं करोगे तो यहाँ तक तो पहुँचोगे ही नहीं। ठीक है, प्रिपरेशन से रिलेटेड क्या चीज़ें हैं, तो प्रिपरेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि इसमें बंदे क्या कर रहे हैं, जिन्होंने बैच ले रखे हैं, बैच जिन्होंने परचेज़ कर रखे हैं, तो उन बैचों की जो टाइमिंग चल रही है वो 8 to 9 हॉर्स, 8 से 9 घंटे केवल लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं उनके। 8 से 9 घंटे वो केवल लाइव लेक्चर्स ले रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि भाई वो पूरे दिन पढ़ रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब अलग चीज़ हो रही है। 8 से 9 घंटे पढ़ रहे हो और फिर इन्हीं लेक्चर्स का अगर आप 8 से 9 घंटे रिवीजन कर रहे हो, भाई कितना टाइम हो गया, 16 घंटे कहाँ से पढ़ लोगे। अगर आप इन्हीं चीज़ों को 1-1 घंटा देके रिवीजन कर रहे हो, अब इसमें बहुत सारे धुरंधर मुझसे कहेंगे कि भैया हिंदी है, मैं इसको 30 मिनट में कर देता हूँ, 30 मिनट में रिवीजन कर देता हूँ, मतलब जो सर पढ़ा रहे हैं 30 मिनट में रिवीजन कर मार रहे हो आप हिंदी का। ठीक है, अब भाई यहाँ पर ये बात नहीं कहोगे आपके मैथ्स में, उसी 1 घंटे में आप 2 घंटे ले रहे हो, तो बात वहीं बराबर हो गई।
ठीक है, ये बात मत भूल जाना कि हिंदी को मैं 30 मिनट दे रहा हूँ ये। तो यानी अब आप कर क्या रहे हो भाई, ये क्या हो रहा है, ये आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। 8 घंटे में आप वो चीज़ सीख रहे हो, एक टॉपिक सीख रहे हो जो उसमें कि आपको केवल 15 मिनट देके प्रैक्टिस लगानी है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ ये हो रहा है कि जो टीचर्स हैं उनका एडवांस हो रही है चीज़ें, टीचर बन रहे हैं अच्छे तरीके से, और आप ही रह रहे हो, आपके पास कुछ नहीं आ रहा। टीचर का टीचर के पास रह रहा है, आपकी किताबों में रह रहा है, आपके दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा। इसका मतलब आपको क्या करना है, 8 से 9 घंटे ना पढ़ते हुए बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में उन वीडियोज़ को डाउनलोड करो सबसे पहली बात तो। ठीक है, किसी भी तरीके से अगर आप डाउनलोड कर पा रहे हो, ठीक है, डाउनलोड करने के बाद MX प्लेयर इंस्टॉल करके उसे 3x में अगर देखने की तुम्हारी क्षमता है तो देखो, नहीं तो 2x में देख लो। 2x स्पीड है ये, ठीक है, ये और कुछ नहीं है, ये स्पीड है, यानी इतनी तेज फॉरवर्ड करके देखी जाती है। यानी 1 घंटे की वीडियो आप 30 मिनट में खत्म कर सकते हो। अगर आपको इसमें थोड़ा शुरुआत में दिक्कत आएगी, पर बाद में इसकी आपको समझ जाओगे क्या हो रहा है। तो ठीक है, अगर ये चीज़ हो गई, उसके बाद आपको प्रैक्टिस लगानी है, मेन चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़। ये सब चीज़ें तो आपका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हो रहा है, सिलेबस कंप्लीट। इतने ज़्यादा जो आप पढ़ाई कर रहे हो ये सिलेबस कंप्लीट करने के लिए हो रहा है। और आप फिर कहोगे कि भाई अगर हम इतना भी ना पढ़ें तो क्या करें, तो ठीक है, सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, इस सिलेबस को ये दिमाग में रखने के लिए आपको वक्त नहीं बचा, केवल 2 मंथ्स बचे हैं। 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप क्या कर सकते हो, इस सिलेबस को केवल प्रैक्टिस के जरिए निखार सकते हो। मान लो अगर आप 1 घंटे पढ़ रहे हो तो 1 घंटे में प्लस 1 घंटे रिवीजन, फिर प्लस 1 घंटे उसी चीज़ का टेस्ट, यानी एक घंटे को आप 3 घंटे में करोगे कन्वर्ट, तब जाके वो चीज़ दिमाग में कन्वर्ट रहेगी। और फिर इसमें एक और चीज़ आ जाएगी नहीं कि आपको जो 3 घंटे दे रखे हैं, फिर अगले दिन इसी चीज़ को 1 घंटा और दो, किसी भी चीज़ में दे सकते हो आप, या फिर उसी चीज़ का टेस्ट दे दो, या फिर उसी चीज़ का रिवीजन कर लो, या फिर उसी चीज़ के नोट्स जो बना रखे हैं उनका रिवीजन कर लो, टेस्ट दे लो, या फिर उसका वो पढ़ लो, जो प्रैक्टिस लगा रहे हो आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि MCQs वगैरह हो जाते हैं, या फिर जो वीडियो है आपकी उसी को दोबारा देख सकते हो। इसमें 3 काम आप कर सकते हो, ये काम जरूरी है। अगर आपने इस चीज़ को गैप दे दिया, ये मैं ढंग से समझाता हूँ। अगर आपने इस चीज़ को गैप दे दिया तो ग्राफ लेवल ये रहता है, ठीक है। पहला रिवीजन जो आपने किया ग्राफ लेवल ये रहता है, दूसरा दिन ऐसा हो जाता है, ये तीसरे दिन ये हो जाएगा, चौथे दिन ये हो जाएगा, घटते घटते एक दिन ही यहाँ तक पहुँच जाएगा बिल्कुल, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर इसी दिन इसको रिवीजन मार देते हो तो ये फिर से ग्राफ इस लेवल तक पहुँच जाएगा, ठीक है, इससे ऊपर ही जाएगा, इससे ग्राफ ऊपर ही जाएगा। अगर आप इसको रिवीजन जल्दी मार रहे हो तो 3 दिन के गैप पर ही रिवीजन मार रहे हो, ठीक है, तो ये ग्राफ यहाँ तक पहुँच जाएगा। अगर आपने ज़्यादा दिन कम करते गए तो ये ग्राफ फिर उसी लेवल पर तक ही आ पाता है, ठीक है। ये ग्राफ लेवल बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, ये रिवीजन पर बेस्ड है। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं आ रही कि बस मैं ऐसे क्या चला जा रहा हूँ। ये ग्राफ लेवल है, ये क्या ग्राफ लेवल है, इतना दिमाग खपाओ मत। कहने का मतलब केवल इतना ही है कि रिवीजन अगर आप कर रहे हो तो आपको चीज़ें आपके पास हैं, नहीं तो घूम जाओगे यार। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। जैसे पॉलिटी है तो पॉलिटी का आप आर्टिकल्स पढ़े जा रहे हो, ठीक है, पॉलिटी में आप आर्टिकल्स पढ़ रहे हो, और कोई भी जैसे मूल विधि है तो उसमें आप धाराएं याद कर रहे हो, पर क्वेश्चन एज इट इज ऐसे नहीं बनने वाला। क्वेश्चन का जो बनने का जो तरीका है बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। मैं खुद 1 साल हो गई पढ़ते पढ़ते, पर जब मैं क्वेश्चन लगाने बैठता हूँ तो क्वेश्चन का जो मेरा मार्किंग जाती है वो 30 आउट ऑफ कम से कम 26 समथिंग जा पाती है 1 साल पॉलिटी पढ़ने का। ये पॉलिटी का हाल है, ठीक है। हिंदी का हाल मेरा चल रहा है 30 से 28, हिंदी का हाल ये चल रहा है, ठीक है। ये पॉलिटी का हाल ऐसा क्यों है भाई, पॉलिटी का हाल क्यों है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा तो पहले तो 13 से 14 क्वेश्चन आएंगे भाई, इसमें 13 to 14 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये पक्का ही आने हैं, हर एक सेट में आपको 13 से 14 क्वेश्चन पॉलिटी के मिलेंगे। ये ग्राफ इसलिए ले रहा, पॉलिटी आती भी है, सब कुछ है, पर इसमें क्या हो रहा है कि पॉलिटी के आर्टिकल्स डायरेक्ट कोई भी नहीं पूछ रहा, पॉलिटी के कुछ नहीं पूछ रहा ऐसी चीज़ें। और पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन किस तरीके से बन रहे हैं, तो जैसे कि कोई इलेक्शन के बारे में है तो इलेक्शन डायरेक्टली कौन कौन इलेक्शन में शामिल होता है, तो ये आर्टिकल से रिलेटेड चीज़ें नहीं है, ये किसी चीज़ से रिलेटेड, ये एक थ्योरी बेस्ड रिलेशन है। यानी एग्जामिनर जो है वो आपको थ्योरी में घुमा रहा है, यानी अगर आपको थ्योरी अच्छे से आती है, यानी आपने संविधान ढंग से पढ़ रखा है, तो आप क्वेश्चंस को मार्क कर पाओगे, नहीं तो नहीं मार्क कर पाओगे, बाहर हो जाओगे। और एक और बात ध्यान रखना कि अगर कोई बच्चा है, वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन को अगर आप गलत कर देते हो तो आप कॉम्पिटिशन तुरंत बाहर हो जाओगे। नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया कॉम्पिटिशन से बाहर हो जाओगे बिल्कुल, क्योंकि गलत क्वेश्चन नॉर्मल क्वेश्चन अगर आपने गलत कर दिया, जो बच्चे सभी इसको ठीक करके आएंगे वो भी आपने गलत कर दिया, और ये यहाँ पर कोई हाई लेवल क्वेश्चन होगा वो बंदा भी गलत करेगा और आप भी गलत करोगे हाई लेवल क्वेश्चन तो, और वो बंदा नॉर्मल क्वेश्चन तो ठीक करेगा ही करेगा। अगर आपने नॉर्मल क्वेश्चन भी गलत कर दिया तो आप तो बिल्कुल ही बाहर हो गए, ठीक है ना, कॉम्पिटिशन से बिल्कुल बाहर समझ लेना अपने आप को। ये तो हो गई बातें पॉलिटी, हिंदी और रीजनिंग के लिए क्या करोगे,
अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, रीजनिंग के लिए घंटों घंटों खपाते हैं। रीजनिंग के लिए भाई क्लासेस लेते हैं बहुत लंबी चौड़ी 3-3 घंटे, 1-1 घंटे क्लास लेते हैं, एक छोटे छोटे टॉपिक के लिए। 1-1 घंटे क्लास केवल किसके लिए लेनी है भाई, देखो तुम्हें 1-1 घंटे क्लास आप क्लॉक के लिए ले सकते हो, कैलेंडर के लिए ले सकते हो, ठीक है, डायरेक्शन, सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, इन सब के लिए 1-1 घंटे क्लास ले सकते हो। और जो बंदा भाई ले रहा है ना 1-1 घंटे क्लास, डाइस में 1 घंटे क्लास ले रहा है, आपके उसमें ले रहा है, डाइस हो गया, और जो आपके मिरर वाटर इमेजेस और मिरर इमेजेस में 1-1 घंटे क्लास ले रहा है, भाई अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, कुछ नहीं होने का। इनमें बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट लगता है। और एक और इसमें टॉपिक आता है, इसमें आप 1-1 घंटे क्लास ले सकते हो, ब्लड रिलेशन। वैसे इन सच में बताऊँ ना तो इनको भी 1-1 घंटे क्लास लेना जरूरी नहीं है। 1-1 घंटे की क्लास से, 1-1 घंटे की केवल एक बार क्लास से ही पूरा टॉपिक क्लियर होने की क्षमता रखते हैं। बस समझाना और करने का बहुत बड़ा अंतर पड़ जाता है। जैसे कि आपने कोई समझा होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन समझा होगा, डायरेक्शन डिस्टेंस का, ठीक है, डायरेक्शन का क्वेश्चन समझा होगा। तो कोई बंदा यहाँ से चलना शुरू हुआ है ना, हाँ, अब उसका फेस नॉर्थ की साइड ही है, तो अब इसमें एग्जाम वो जो टीचर होता है वो क्या घुमाता है बच्चों को कि अगर वो इधर मुड़ेगा तो आप अपने हाथ का इधर देखोगे, अगर वो इधर मुड़ेगा आप अपने हाथ का इधर देखोगे। यार ये क्या है, ये बहुत अजीब है। बच्चा पहले हाथ पर फोकस करेगा, उसके बाद फिर इधर इधर फोकस करेगा, ऐसे नहीं समझाते। अब कैसे समझाते हैं कि अगर मान लो आप सीधे खड़े हो, डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन है, अगर आप कर रहे हो तो अगर आप इधर खड़े हुए हो तो आप क्वेश्चन को उल्टे तरीके से करोगे, यानी आप ऐसे खड़े हो जाओगे, ठीक है, और जो आपका राइट है वही उस क्वेश्चन का राइट है, जो आपका लेफ्ट है वही उस क्वेश्चन का लेफ्ट है, ठीक है। ये हो गया ये कंडीशन नॉर्थ टू साउथ के लिए, नॉर्थ और साउथ, ये कंडीशन नॉर्थ से साउथ के लिए हो गई, ठीक है, नॉर्थ साउथ के लिए कंडीशन हो गई। अगर क्वेश्चन यही कह देता है फेस टू साउथ, फिर आप यूँ हो गए, फिर आप ऐसे खड़े हो जाओगे उस क्वेश्चन के लिए, और क्वेश्चन का लेफ्ट आपका लेफ्ट, क्वेश्चन का लेफ्ट, आपका राइट क्वेश्चन का राइट, ठीक है। एक सेकंड, तो ठीक है, अगर यही सब चीज़ें मैं आपको समझाना चाह रहा था कि एक स्मार्ट स्टडी से आपको डील करना भाई हर जगह, ठीक है, बहुत ही स्मार्ट स्टडी करनी है। स्मार्ट स्टडी का क्या मतलब है कि आपको टाइम खुद को एनालिसिस करना है। पहले तो आप अपने उसमें पेपर में एनालिसिस करो, जो मैंने बुक दे रखी है उनमें एनालिसिस करो। बुक बार बार इसलिए बोलता हूँ क्योंकि वो काफ़ी अच्छी बुक है, सब क्वेश्चन उसी में से लगेंगे, पक्का लगेंगे। और इसमें सबसे ज़्यादा स्मार्ट स्टडी का मतलब ये है कि आप जो खुद एनालिसिस कर लोगे उसके बाद आपको पता लग जाएंगी चीज़ें, फिर आप उसके तरीके से अपने आप को अच्छे से डील कर पाओगे, क्वेश्चन को टिक कर पाओगे। आपको एक समझ खुद ब खुद बिल्ड करनी पड़ेगी। पूरा का पूरा टीचर पर डिपेंड हो जाओगे, कुछ नहीं होगा भाई, क्योंकि टीचर हवा में ले जाता है, यानी बेस से उठा के पूरी चीज़ को, टॉपिक को हवा में ले जाएगा, क्योंकि नहीं तो उसको सुनना पड़ेगा कि भाई आपने सर ये चीज़ हमारे पेपर में आई है और आपने ये नहीं कराई, तो हर चीज़ को एडवांस तक ले जाएगा। तो सोचो कितना कितना टाइम जाना है यार, बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा आपका और आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैं फ्रेशर्स वगैरह सब बच्चों के लिए बात कर रहा हूँ जिन बच्चों ने पेड कोर्सेज खरीद रखे हैं। और एग्जामपुर का पेड कोर्स अगर जिन बच्चों ने खरीद रखा तो बता दूं, सर को खुद ट्रस्ट नहीं है अपना एग्जामपुर पे। मैंने वैसे तो बोला था कि हाँ खरीद लो, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रेशर्स के लिए सही है, पर उसमें भी एक स्ट्रेटजी अलग ही लगेगी एग्जामपुर के लिए। जो भी सारे पेड कोर्स अपने खरीद के पढ़ रहे हो उनके लिए अलग स्ट्रेटजी लगेगी। तो ठीक है, मेरे को ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी थी। वीडियो अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हो। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।